नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर स्पेशल का ये वीडियो रहेगा बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, अगस्त मंथ 2025 का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है टेलीग्राम में या फिर हमारे एप्लीकेशन पर, कोई भी आपकी क्वेरी है, इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पेड कोर्सेज के बारे में। यदि ऐप कोर्सेज में भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन की बात कर लेते हैं तो शेवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना ये शुरू की गई है। इसके लिए यूके के साथ समझौता किया गया है। यूके के साथ एग्रीमेंट ऑफिशियली उत्तर प्रदेश सरकार ने साइन किया है अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने ऑफिशियली एग्रीमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ जी के प्रेजेंस में साइन किया है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स जो हैं ये यूके जाएंगे अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री परस्यू करने के लिए 3 साल के लिए। एकेडमिक ईयर 2026 से लेकर 2029 तक के लिए अभी ये योजना चलाई गई है। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस उत्तर प्रदेश सरकार और ये यूके की यूनिवर्सिटीज उठाएंगी, मतलब यूके का ये हाई कमीशन उठाएगा या फिर कोई भी मतलब यूके की तरफ से फंड आएगा, आधा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश स्टेट के अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स के लिए यूके की यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन ले सकेंगे इसमें। ठीक है, ये है 3 वर्ष के लिए अभी चलाई जा रही है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। 2026 से 2029 तक के लिए ये योजना चलाई जा रही है छात्रों के लिए। अपॉइंटमेंट सेक्शन में श्री शशि प्रकाश गोयल ये नई चीफ सेक्रेटरी बन गए उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये चीफ सेक्रेटरी होते हैं ये सर्वोच्च कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव अधिकारियों में से एक होते हैं ये ऑफिसर, और इसको चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करता है। इसका अपॉइंटमेंट नहीं होता है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। इसको चीफ मिनिस्टर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट के, वो सिलेक्ट करते हैं विभिन्न आईएएस ऑफिसर्स में, मतलब अपने पसंद के ऑफिसर को चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट कर सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के 29वें कुलपति बने। प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी 3 वर्ष के लिए ये वाइस चांसलर बनाए गए हैं। इससे पहले आईआईटी रुड़की में रह चुके हैं, आईआईटी कानपुर में रह चुके हैं, आरएनडी के डीन के पदों पर। तो ये हैं बीएचयू के 29वें कुलपति। मेधा रूपम गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिलाधिकारी बनकर के हैं, जो 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गौतम बुद्ध नगर। ऑब्ituary सेक्शन पे आ जाएंगे। श्री सत्यपाल मलिक
ये कह सकते हैं बीजेपी के थे, कई जगहों के राज्यपाल रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर सहित 5 राज्यों के राज्यपाल के पद को सुशोभित कर चुके हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ था। बागपत के हिसावड़ा गाँव में हुआ था इनका जन्म। तो ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश संबंधित है, इनका जन्म ही उत्तर प्रदेश का है। राजनीतिक सफर जैसे 1974 में बागपत से विधायक निर्वाचित हुए थे। 1980 से 1984 में राज्यसभा के सदस्य बने। 1989 में अलीगढ़ से लोकसभा सदस्य बने थे और राज्यपाल का पद इन्होंने संभाला विभिन्न जगहों पर, जैसे बिहार में 2017-18 में, ओडिशा में 2018 में अतिरिक्त प्रभार इनको मिला, जे-एंड-के में 2018-19 तक, गोवा में 2019-20 तक और मेघालय में 2020 से 2022 तक विभिन्न जगहों पर राज्यपाल बने रहे। ठीक है, आगे आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के सेक्शन पे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक, प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री, ये श्री अजय कुमार साहनी को ये पुरस्कार मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके करियर में तीसरे बार उनको प्रेसिडेंट मेडल ही मिला था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश कैडर के 2009 बैच के अधिकारी हैं, श्री अजय कुमार साहनी। इटर्नल फ्लेम ऑफ होम्योपैथी अवार्ड, ये डॉक्टर पी.के. शुक्ला को। बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिया जाने वाला एक प्राइवेट अवार्ड है। क्रिकेटर सुनील गावस्कर के हाथों से पुरस्कार मिला था डॉक्टर पी.के. शुक्ला को, इटर्नल फ्लेम ऑफ होम्योपैथी पुरस्कार। आगे भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ये कारिकोट विलेज जो बहराइच में है उसको मिला था आईसीआरटी इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। थारू जनजाति बहुल ये गाँव है, भारत नेपाल सीमा पर और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के निकट है ये कारिकोट गांव। इस पहल में होम स्टे, इको टूरिज्म और थारू जनजाति से संबंधित सांस्कृतिक अनुभवों पर विशेष बल दिया गया है। तो ये कारिकोट विलेज को ये मिला है आईसीआरटी का जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का पुरस्कार। आगे है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में देश भर से टीचर्स चुने जाते हैं। 2 टीचर इस बार उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं, मधुरिमा तिवारी और रामलाल सिंह यादव। मधुरिमा तिवारी कहाँ से टीचर हैं? मिर्जापुर के टीचर हैं और श्री रामलाल यादव ये हैं भदोही से। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2025 को इनको सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रखा जा सकता है। देश भर से विभिन्न टीचर्स को मिलता है, उत्तर प्रदेश से 2 टीचर को चुना गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में ऑपरेशन महाकाल, कानपुर पुलिस ने ऑपरेशन महाकाल चलाया था। इसमें कुल मिलाकर उद्देश्य आर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स को आइडेंटिफाई करना, जो लोग क्या कहते हैं जमीनों पर कब्जा करते हैं, ठीक है, और जो लोग जो है कह सकते हैं गुंडे तरीके के तत्व हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलाया गया था। तो फर्स्ट फेज में कंप्लेंट्स वगैरह कलेक्ट की गई थी और द्वितीय फेज में जांच वगैरह करके ऐसे तत्वों पर एफआईआर वगैरह दर्ज की गई थी, ये यहाँ पे करना था। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि जो क्राइम्स है उसमें एक महत्वपूर्ण क्राइम्स है दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लेना। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो कब्जा करते हैं, कराते हैं दूसरों से, उनके खिलाफ ये किया गया था ऑपरेशन महाकाल। ऑपरेशन सवेरा ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस का इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य बेसिकली नशे के अवैध व्यापार में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह करते हैं, चाहे सप्लायर्स हों, चाहे जो है इसके कह सकते हैं म्यूल वगैरह जो होते हैं, ड्रग वगैरह सप्लायर्स होते हैं, उन पर नकेल कसते हैं, ये उद्देश्य था। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली के इलाकों में ड्रग डीलर, सप्लायर्स, माफियाओं को यहाँ पर कैप्चर करने का निर्णय लिया गया था। तो ऑपरेशन सवेरा इससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई औद्योगिक संपदा प्रबंधन नीति आ गई है और इसका मुख्यतः उद्देश्य क्या है, अगर एक लाइन में समझे, भूमि आवंटन को सरल बनाना। अगर किसी को यहाँ पर एमएसएमई यूनिट लगाना है तो उसको भूमि आवंटन सही से मिल जाए, लैंड एलोकेशन सही से हो जाए और स्मूथली हो जाए, ये इंश्योर करने के लिए ये नई नीति आई, उत्तर प्रदेश एमएसएमई औद्योगिक संपदा प्रबंधन नीति। अगर कोई एसटी जाति का उद्यमी है तो उसको भूखंड पर 10% जो है आरक्षण मिलेगा। भूखंड और शेड, मतलब ये 10% भूखंड और शेड SC/ST उद्यमियों के लिए आरक्षित कर लिए गए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे SC/ST अभ्यर्थी सामने नहीं आते हैं तो अन्य जो समुदाय के अभ्यर्थी हैं उनको भी दिया जा सकता है, ये यहाँ पे कहा गया है। आगे उत्तर प्रदेश फुटवेयर, चमड़ा और गैर चमड़ा क्षेत्र विकास नीति भी अप्रूव हुई है। उत्तर प्रदेश फुटवेयर, लेदर एंड नॉन लेदर सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी 2025 ये आ चुकी है, इसको अगस्त में अप्रूव किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में जो लेदर और नॉन लेदर उत्पाद हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और उससे संबंधित रोजगार को बढ़ावा देना है। अगले 5 वर्षों के लिए ये रहेगी। इसका उद्देश्य है अब करीब 22 लाख नए रोजगार सृजित करना, विशेषकर ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में जहाँ पर रोजगार कमी है वहाँ पर नए रोजगार सृजित करना इसका उद्देश्य है। फुटवेयर को प्रमोट करने के लिए चीन और जापान जैसे देशों में इन्वेस्टमेंट कैंपेन्स भी चलाए जाएंगे, ये कहा गया है, और कई सारे फुटवेयर पार्क्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे, ये इसका लक्ष्य है।
सड़क सुरक्षा मित्र जो ये प्रोग्राम शुरू किया गया उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट, जो मतलब उत्तर प्रदेश का जो परिवहन विभाग है, उसके साथ इसमें शामिल है यूथ अफेयर्स का विभाग, क्योंकि 28 जिलों में 18 से 28 वर्ष के युवाओं को इसमें 1 सप्ताह के लिए शामिल किया जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों को 15 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाएगा रोड सेफ्टी में। और जो वॉलंटियर्स वगैरह हैं, उनको गुड समरिटन पुरस्कार वगैरह भी मिलेगा, जो सड़क सुरक्षा प्रमोट करने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। माई भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को सड़क सुरक्षा के लिए वॉलंटियर बनाया जाएगा। प्रथम चरण में देश भर के 100 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 28 जिले चुने गए हैं। देश भर के 100 जिलों में से 28 उत्तर प्रदेश के चुने गए हैं। ठीक है, तो इसमें वॉलंटियर वगैरह बनाए जाएंगे इस प्रोग्राम में, जो रोड सेफ्टी को प्रमोट करेंगे। वॉलंटियर बनने के लिए एक अनिवार्य शर्त ये होगी कि उनका कोई भी ऐसा ट्रैफिक वायलेशन केस या चालान वगैरह उनकी गाड़ी का नहीं होना चाहिए। समिट सेक्शन पे आ जाएंगे। अगस्त मंथ में रोजगार महाकुंभ, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में ये हुआ था 26 से 28 अगस्त के बीच। तो इसका आयोजन श्रम और सेवा योजन विभाग ने किया था, जो नौकरियां वगैरह अरेंज करता है। इस महाकुंभ में 50,000 से अधिक नौकरियों, 15,000 अंतर्राष्ट्रीय अवसर एक ही मंच पर उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए गए थे। कई सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। प्लेसमेंट ड्राइव्स वगैरह अरेंज कराई जाती हैं, कई सारे बल्क इंटरव्यू अरेंज कराए जाते हैं। ऐसा कहा गया कि सऊदी अरब, जापान और जर्मनी जैसे देशों में युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन कितने लोगों को एक्चुअली मिलती है, आपको बताइए। साइबर अपराध के आयाम, बहुपक्षीय विधि संरचना, फॉरेंसिक और रणनीति प्रतिकार, यानी कि डायमेंशंस ऑफ साइबर वॉरफेयर, इस विषय पर एक कह सकते हैं सेमिनार का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान, जो कि कहाँ पे, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस लखनऊ में है। यहाँ पर 3 डे इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे 17वां बायोफैच इंडिया ग्रेटर नोएडा में हुआ था। 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच हुआ था। जैविक उत्पादों, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों और सतत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये हुआ था। स्पोर्ट्स करंट अफेयर पे आ जाएंगे। पहला खेलो इंडिया वाटर गेम्स डल लेक श्रीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश को 4th स्थान यहाँ पे मिला था। उत्तर प्रदेश के कुल मेडल थे 3, इसमें 2 स्वर्ण, 1 ब्रॉन्ज था, सिल्वर कोई नहीं। उत्तर प्रदेश था 4th रैंक पे, 4th स्थान पे। और स्वर्ण पदक इसमें किसने जीता था, ये यहाँ पे दिया हुआ है। स्वर्ण पदक विजेता विशाल कुमार कैनोइंग में, और सुमित राठी और हरिनाथ यादव रोइंग में गोरखपुर के खिलाड़ी हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन। और उसके बाद चौथी सब जूनियर अंडर 15 बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप हुई थी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और हरियाणा के लड़कों और लड़कियों ने अपने अपने वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। उत्तर प्रदेश के बालक वर्ग में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते गए थे। विश्व मुक्केबाजी कप, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो हुआ था मैन एंड वुमेन का, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये जो है मतलब ये होना है। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप मैन एंड वुमेन का ये कहाँ पे होगा, ग्रेटर नोएडा में। पहली बार ग्रेटर नोएडा में होगा, ये नवंबर में होगा। और इसमें लगभग 450 बॉक्सर्स भाग लेंगे। 80 से अधिक देशों के बॉक्सर्स इसमें भाग लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जानकारी दी गई है। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ये पहली बार नोएडा में होगा, ग्रेटर नोएडा में होगा एक्चुअली। ठीक है, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स देख लेते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की ये रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। इसमें जीवीए ग्रोथ के डेटा आए थे। जीवीए वृद्धि के मामले में शीर्ष भारतीय राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जीवीए में वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। और कुल कारखानों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में 4th प्लेस पर है। देश भर में उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज की संख्या के मामले में जो है ये 4th पर है इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। और उत्तर प्रदेश का शेयर यहाँ पर पूरे देश का 8.51% है टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में। इसमें टॉप पर है तमिलनाडु टॉप पर है इसमें नंबर ऑफ फैक्ट्रीज के मामले में। फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड है गुजरात, और थर्ड है महाराष्ट्र। 4th पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये टॉप 5 स्टेट्स में शामिल होगा इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश जो है ये है टॉप 5 में। रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की तरफ से आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। इसमें नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ के मामले में ध्यान रखिएगा, रोड एक्सीडेंट डेथ है यानी सड़क से होने वाली दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु के मामले में टॉप पर है उत्तर प्रदेश, सेकंड पर तमिलनाडु है। रोड एक्सीडेंट्स की नहीं, रोड एक्सीडेंट डेथ की बात हो रही है। इसमें टॉप पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर तमिलनाडु है। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे अब हम लोग।
एमसीक्यू सेक्शन में आर्थिक अपराध शाखा के बारे में उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो बनाई गई है, ये इमरजेंसी हेल्पलाइन जो 112 चलती है उत्तर प्रदेश में, उससे ईओडब्ल्यू को कह सकते हैं इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी जो हो जाते हैं उसको भी इससे इसमें सुना जाएगा। पहले क्या होता था कि 112 पे जाओ तो वो कह देते थे कि इसके लिए आप थाने जाइए, 112 इसमें हेल्प नहीं करेगी इकोनॉमिक ऑफेंसेस में। तो इसमें इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइम्स की रिपोर्टिंग आसान हो पाएगी, ये सही है। फिर ये कि अपराध शाखा से की प्रेरणा ली गई है ईडी से, ये रॉन्ग है। अब ये जो नया विंग बनाया गया है, ये किससे प्रेरित है? सीबीआई की संरचना से प्रेरित है। सीबीआई से प्रेरणा लेकर के इसको सृजित किया गया है और 112 के साथ इंटीग्रेट किया गया है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। ए यहाँ पे सही है, ए यहाँ पे सही है आपका। अब इसमें कैसे क्राइम्स रिपोर्ट कर सकते हैं? जैसे जो पॉन्जी स्कीम्स आती हैं, स्टैम्प फ्रॉड होता है, मल्टी मार्केटिंग फ्रॉड होता है कि आपको मार्केटिंग करते हैं कि आप इसमें पैसा लगाइए, 5 रुपए आपको 50,000 मिल जाएँगे। ठीक है? ये जो पॉन्जी स्कीम वगैरह आती हैं, इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं 112 से, पहले नहीं कर सकते थे। हाल ही में जारी किए गए उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2019 से लेकर सितंबर 2024 तक राज्य में कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? टोटल एफडीआई जो प्राप्त हुआ है वो है यहाँ पे सी, $1.7 बिलियन का, सी। और उत्तर प्रदेश जो है 11th मोस्ट अट्रैक्टिव स्टेट बन गया इंडिया का फॉर एफडीआई। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए निवेश मित्र पोर्टल 3.0 के संबंध में कौन सा कथन रॉन्ग है? निवेश मित्र के बारे में पूछा गया था आरओ पेपर में भी। तो इस पोर्टल का लक्ष्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है, हमेशा ही सही था। और ये 3.0 जैसे पता चल रहा है इसका 3rd एडिशन है। निवेश मित्र पोर्टल रिस्ट्रक्चर किया जाएगा कुल मिलाकर के, उसके ऑब्जेक्टिव नहीं बदलेंगे। उन्नत फीचर इसमें जोड़े गए हैं, जैसे एआई संचालित बहुभाषी चैटबॉट इसमें जोड़ा गया है, जिससे विभिन्न देशों के लोग इसमें क्वेरी कर सके उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के बारे में। और भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस से इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। तो ये वाला कथन रॉन्ग है, जीआईएस से इंटीग्रेट किया जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, 3rd वाला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ओनली 3 वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ए यहाँ पे सही है। निवेश मित्र पोर्टल में कुल मिलाकर के जो बिजनेस प्रपोजल्स आते हैं उसको यहाँ पे भेजा जाता है और इसमें कंप्लाइंस हासिल करने का प्रयास किया जाता है। जिसे किसी को भी उत्तर प्रदेश में बड़ा बिजनेस डालना है वो क्वेरी कर सकता है डायरेक्टली, जो नोडल एजेंसीज है उनसे बात भी कर सकता है इसके माध्यम से, निवेश मित्र के माध्यम से। मतलब कुल मिला के जो प्रक्रिया है डॉक्यूमेंटेशन, उसको सरल बनाने का उद्देश्य है। लखनऊ मेट्रो परियोजना के चरण 1B के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? मतलब ये मेट्रो को इंक्रीज किया जाएगा, मेट्रो में नई लाइन डाली जाएगी लखनऊ मेट्रो में 11.165 किलोमीटर लंबी। और लखनऊ में जब ये एक्टिव हो जाएगा ये बन करके, ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक्टिव मेट्रो रेल नेटवर्क लखनऊ कितना हो जाएगा? 34 किलोमीटर हो जाएगा करीब। तो ये सही है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश सरकार जो दिव्यांग छात्रों के लिए भरण पोषण भत्ता देती है, मेंटेनेंस अलाउंस देती है, तो उसके बारे में बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त 2025 में दिव्यांग छात्रों के लिए भरण पोषण भत्ते की राशि को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। पहला कथन आपका सही है, ये राशि 2 गुना कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित विद्यालयों द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश के परिसरों में पढ़ने वाले छात्रों को भी संशोधित योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये कह रहा है कि मतलब जैसे कोई यूनिवर्सिटी बाहर की है, उसका कैंपस उत्तर प्रदेश में, तो उसमें पढ़ने वाले छात्र को भी छात्रवृत्ति मिलेगी, ये रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो नई नीति है उसमें कहा गया कि अगर यूनिवर्सिटी भी यहीं की है और यहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर कैंपस है तभी उसको लाभ मिलेगा। इस छात्रवृत्ति के लिए कोई अधिकतम आयु नहीं, ये गलत है। मैक्सिमम एज लिमिट निर्धारित कर दी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। 40 ईयर्स से अगर कोई ज़्यादा है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बल्कि दिव्यांगजनों से संबंधित और कोई योजना है तो वो मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। या फिर कह सकते हैं मतलब उनको ये वाला अलाउंस नहीं मिलेगा, 4,000 रुपये वाला महीने वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा करेक्ट है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ओनली 1, ओनली 1, केवल 1, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही डिजी लॉकर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। डिजी लॉकर बहुत एग्जाम में आता रहता है, जब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो डिजी लॉकर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर स्कीमों का जो वेरिफिकेशन है डिजी लॉकर के माध्यम से होता है, जिससे फ्रॉड वगैरह ना हो। डिजी लॉकर को अब लॉन्च किया गया था, डिजिटल इंडिया के साथ ही साथ कह सकते हैं ये आया है 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को पीएम मोदी जी ने डिजी लॉकर लॉन्च किया था, ये याद रखिएगा। डिजी लॉकर वॉज लॉन्च्ड इन 1 जुलाई 2015। 1 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन ने अपनी स्थापना के करीब 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं?
ठीक है, तो 100 वर्ष पूरे किए हैं चारबाग रेलवे स्टेशन ने। इससे एक कहानी भी जुड़ी है कि जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी की पहली ऑफिशियल मुलाकात यहीं पे हुई थी। ठीक है, जब जो कह सकते हैं लखनऊ सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी मतलब आए थे, और लखनऊ सेशन जो हुआ था लखनऊ पैक्ट वाला, तो चारबाग में मीटिंग हुई थी महात्मा गांधी जी की और नेहरू जी की। 100 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। इस स्टेशन का जो है कह सकते हैं फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? बिशप जॉर्ज हार्बर्ट ने 1914 में, और इसका कंस्ट्रक्शन 1923 में कंप्लीट हो पाया था। जे.एच. हॉर्निमैन ने इसको बनवाया था। आगे है, छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित स्मारक निर्माण की घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? आगरा के कोठी मीना बाजार में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मेमोरियल बनवाया जाएगा, कोठी मीना बाजार में, और उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको बनाएगा। ये सही है। तुम्हारा आंसर सही क्या हो जाएगा इसमें? सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। एक और दो दोनों सही है। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला को 2 साल बाद नए रूप और अत्याधुनिक तकनीक के साथ दर्शकों के लिए फिर से खोला गया है? इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम कहाँ पे स्थित है? ये राजधानी में है, लखनऊ में। डी यहाँ पे सही है, डी। आगे प्रश्न है कि अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक भारत और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का एक ट्रायल रन किया गया था? इंडियाज एंड एशियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन रुद्रास्त्र का ट्रायल रन कहाँ से किया गया था, कहाँ तक? चंदौली से जो है गढ़वा तक। चंदौली के मतलब कह सकते हैं ये गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा झारखंड तक किया गया था, तो चंदौली से ये चली थी ट्रेन। ये ध्यान रखिएगा। इसने 209 किलोमीटर का ये सफ़र तय किया था। 5 घंटे 10 मिनट में 40.5 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से। ये ट्रेन कितनी लंबी है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। रुद्रास्त्र का जो ट्रायल रन किया गया है, लेंथ कितनी है रुद्रास्त्र ट्रेन की? एग्जाम में आ सकता है। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम को नॉलेज सिटी के रूप में कोलालमपुर में आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो आसियान गवर्नर्स एंड मेयर्स फोरम जो हुआ था उसमें जो है नॉलेज सिटी के रूप में बुलाया गया था लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को नॉलेज सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था। सी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है कि कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है? काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये सही है। काकोरी ट्रेन एक्शन की डेट है वो है 9 अगस्त 1925। अभी क्या चल रहा है 2025, तो 100 वर्ष इसके पूरे हो गए हैं। कानपुर फोरेंसिक साइंस कन्नौज फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL जो है, ये फर्स्ट लेबोरेटरी बन गई स्टेट की जिसके क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, ये दोनों कथन यहाँ पे सही हो गए। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट। सी यहाँ पे सही है, और बोथ 1 and 2 करेक्ट। ठीक है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। काकोरी मलिहाबाद रीजन के जो दशहरी आम है उनको रीब्रांड भी किया गया है काकोरी ब्रांड नाम से। काकोरी ब्रांड क्या दिया गया है यहाँ, इस क्षेत्र के फेमस जो दशहरी मैंगोज हैं उनको काकोरी ब्रांड नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार काकोरी ट्रेन रॉबरी नहीं कहती, ध्यान रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन बोलती है। इस घटना को ध्यान रखिएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन से जितने भी जुड़े लोग हैं, खासकर जिनको फांसी हुई थी, उनके नाम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जरूर ध्यान रखने चाहिए आपको। और हम बता दें कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज उत्तर प्रदेश में 12 हैं, 6 जगह पे बन रही हैं। कहाँ बन रही हैं? अयोध्या, बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर में बन रही। तो इस तरीके से जब बन जाएगी तो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का नंबर उत्तर प्रदेश में कितना हो जाएगा? 18। प्रेजेंट में कितना है? 12। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कौन सा कथन यहाँ पे इनकरेक्ट है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के मामले में भारत में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है। ये कथन इनकरेक्ट है क्योंकि सेकंड कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का नाम है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट या फिर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन GSDP ग्रोथ के मामले में जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग स्टेट, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट उत्तर प्रदेश बन गया है तमिलनाडु के बाद। फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट जो है ये है तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है स्टेट्स के मामले में। और महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पर तमिलनाडु। ये नीति आयोग के डेटा के अनुसार है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश की नीति आयोग डेटा के अनुसार। इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट है कि ग्रोथ रेट ऑफ उत्तर प्रदेश की कितनी रही है? 5.5% से लेकर
8.9% तक की ग्रोथ उत्तर प्रदेश ने दर्ज की है। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी, ओनली सेकंड। इनकरेक्ट पूछा है तो हो जाएगा ओनली फर्स्ट। इनकरेक्ट, ओनली फर्स्ट। जीएसडीपी ग्रोथ के मामले में तमिलनाडु के बाद सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किस स्थान पे किया गया था? गोरखपुर में किया गया था। सी, गोरखपुर। ये कुल मिलाकर देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। उत्तर प्रदेश का पहला है खानिमपुर विलेज में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। टॉरेंट गैस एंड टॉरेंट पावर इसको बना रहा है। ठीक है, सी यहाँ पे सही है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑफ उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। अगस्त 2025 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के शोध गंगा पोर्टल पर शोध प्रबंध यानी थीसिस अपलोड करने के मामले में उत्तर प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों ने देश भर में शीर्ष 10 प्लेसेस में स्थान हासिल किया है? तो थीसिस अपलोड करने के मामले में देश भर के टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 3 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। 3 शामिल हैं। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी जो कानपुर में है, और बीएचयू थीसिस अपलोड करने के मामले में। सी यहाँ पे है, सही है। इंडिया फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी कहाँ पे सेटअप की गई है? लखनऊ में। लखनऊ के यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस में ही ये इंडिया की फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लेबोरेटरी सेटअप की गई है लखनऊ में। ये यहाँ पे सही है। और जो है इसको कंसेप्चुलाइज किसने किया? मिलिंद राज, जिनको ड्रोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ ही कह रहे हैं कि एक डेडिकेटेड ड्रोन फोर्स भी सेटअप की जाएगी उत्तर प्रदेश स्टेट में। आगे प्रश्न है, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू इंस्टॉल पोर्टेबल सोलर पैनल्स बिटवीन रेलवे ट्रैक्स? रेलवे ट्रैक्स के बीच में पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला पहला जो कह सकते हैं सिटी कौन से बना है? वाराणसी में। मतलब पटरियों के बीच में सोलर पैनल लगाए गए थे। ये रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम इसमें लगाया गया था वाराणसी में। सी यहाँ पे सही है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में लगाए गए थे, बीएलडब्ल्यू में। अगस्त 2025 में किस मंदिर परिसर क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया था? काशी विश्वनाथ धाम में इस बार तय किया गया था कि मतलब चढ़ावा चढ़ाते समय किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं लेकर आएंगे आप। मतलब पन्नी में दूध, पन्नी में पूजा सामग्री, फूल वगैरह नहीं ले जाएंगे। तो एक तरीके से प्लास्टिक फ्री, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री क्षेत्र ये बन गया था काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। ये यहाँ पे सही है। कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है ये बताना है। तो करेक्ट पूछा है, गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित जलालाबाद नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जलालाबाद जो टाउन है कहाँ पे? शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में जलालाबाद। अब ये परशुरामपुरी नाम से जाना जाएगा। जो जलालाबाद टाउन, ये लॉर्ड परशुराम को बर्थ प्लेस माना जाता है एज पर माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। वैसे जलालाबाद नगर नाम किसने दिया था? ये मिडिवल पीरियड में नाम पड़ा था 1560 में, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम पर, क्योंकि अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसमें आंसर होगा सी। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की इमरजेंसी यूनिट 112 ने कौन सा एक स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च किया टू रिकनेक्ट विद सीनियर सिटीजन्स रजिस्टर्ड इन विच स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त के दिन, मतलब किस कह सकते हैं योजना से सीनियर सिटीजन्स को कनेक्ट करने का निर्णय लिया है 112 इमरजेंसी यूनिट ने? सवेरा स्कीम के तहत, सवेरा योजना। सवेरा योजना ये पहले की है, ये 26 अक्टूबर 2019 को लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, सवेरा स्कीम। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है रेगुलर कम्युनिटी डायलॉग सीनियर्स के साथ मेंटेन करना। एक स्पेशल सीनियर सिटीजन सेल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया जाएगा और हर पुलिस स्टेशन पर भी ऐसे सेल बनाए जाएंगे जो सीनियर सिटीजन की समस्याओं का जो निराकरण करते रहे। अगर किसी सीनियर सिटीजन को इससे जो है जुड़ना है तो 112 पर कॉल रजिस्टर कर सकता है खुद को। मतलब सीनियर सिटीजन को कोई इमीडिएट सर्विस चाहिए तो 112 से प्राप्त कर सकते हैं। अटल आवासीय विद्यालयों के लिए एकीकृत निगरानी प्रणाली आईएमएस के संबंध में कौन सा कथन सही है? अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम आईएमएस लॉन्च कर दिया गया है, ये सही है। तो इससे क्या होगा कि अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग में आसानी रहेगी, डिजिटल मॉनिटरिंग उनकी की जाएगी। 18 अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो उत्तर प्रदेश में, ये जो बजट में अनाउंस किए गए थे 2023 में, तब से चल रहे हैं और इसमें 18,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, बहुत मतलब 1 and 2 करेक्ट है, सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें बताना है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको AKTU कहा जाता है, इसने कहा है कि एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक इनोवेशन एक्सप्रेस लैब ये शुरू करेंगे। सही है, इनोवेशन एक्सप्रेस लैब
सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ ने भी कहा है कि ये शुभांशु शुक्ला इनोवेशन एक्सप्रेस नामक एक मोबाइल इनोवेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये भी सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। और इंडिया पोस्ट ने भी एक पोस्टल कवर लॉन्च किया गया था इनके कह सकते हैं सम्मान में। बर्ड फ्लू के बारे में क्या सही है? बर्ड फ्लू फैल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये बैक्टीरिया से होता है। ये पहला कथन रॉन्ग है क्योंकि ये H5N1 वायरस से होता है। किससे होता है? विषाणु से, यानी H5N1 वायरस से होता है। बर्ड फ्लू को डिटेक्ट किया गया था सबसे पहली बार हांगकांग में ईयर 1997 में। ईयर 1997 में सबसे पहले इसको हांगकांग में डिटेक्ट किया गया था। ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें करेक्ट पूछा है, इसमें करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओनली 2, ओनली 2, सी मतलब बी, केवल 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और ये फायर क्रेकर्स पर बैन एनसीआर रीजन में लागू होगा। तो एनसीआर के जितने मतलब एनसीआर रीजन में उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले आते हैं वहां पे लागू होगा ये। ठीक है, तो ये सही है। बोथ 1 एंड 2 का यहाँ पे करेक्ट है। जो कोई भी पटाखे छुटाएगा वो उल्लंघन करेगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 15 का। आगे कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? 31 अगस्त को लखनऊ में राज्य स्तरीय विमुक्त जनजाति दिवस मनाया गया था। विमुक्त जनजाति मतलब हो जाता है डिनोटिफाइड ट्राइब्स। डिनोटिफाइड ट्राइब्स जो ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया था, क्रिमिनल ट्राइब्स, उनको डिनोटिफाइड ट्राइब कहा जाता था। तो डीएनटीज बोलते हैं विमुक्त जनजाति को। ये कब बनाया गया था? 31 अगस्त को। ये डिनोटिफाइड ट्राइब्स डे, विमुक्त जनजाति दिवस बनाया गया था। ये सही है। मेन ऑब्जेक्टिव था इस बोर्ड को सृजित करने का। एक्चुअली जो है एक वेलफेयर बोर्ड सृजित किया गया है डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए और नोमैडिक ट्राइब्स के लिए। हम मतलब ये चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा है कि जल्द ही एक डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए और नोमैडिक ट्राइब्स के लिए एक अलग से कल्याण बोर्ड सृजित किया जाएगा, जैसे ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड होता है। घुमंती जातियों के लिए और विमुक्त जनजातियों के लिए ये बोर्ड काम करेगा। तो शामली और वनटांगिया मॉडल पर इनको जो है बेनिफिट्स दिए जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी इनकी इंप्रूव की जाएगी जनजातियों की और डीएनटीज की। ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। ऊपर इनकरेक्ट पूछा है एक्चुअली, मैंने देखा नहीं, तो इनकरेक्ट पे आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी। आगे हम बढ़ेंगे। कौन सा कथन यहाँ पे आपका इनकरेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है? एआई पावर्ड यूपी स्किल गैप डैशबोर्ड यहाँ बनाया गया है। इसमें जिलावार कौशल विकास आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एआई का प्रयोग किया जाएगा। हर चीज में एआई डाल रहे हैं। अब देखते हैं इसका कह सकते हैं परिणाम भी क्या निकलता है। ये एडवांस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और डेटा एनालिटिक्स का यूज करेगा कि कहाँ पर किस जिले में किस तरीके की स्किल डेवलपमेंट कराए जाने की जरूरत है। ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे उत्तर प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की नींव कहाँ पे रखी गई है? उत्तर प्रदेश फर्स्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप ही बनेगी मेरठ में, सी, मेरठ में, सी। आगे प्रश्न है रेफी एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताना है। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी और श्री राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, इन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट और इंडियन टेस्टिंग फैसिलिटी रेफी एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो नोएडा में लोकेटेड है उसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। ये सही है। और ये इसकी जो उपकरण और इंजन टेस्ट फैसिलिटी है देश की सबसे बड़ी रक्षा उपयोग और रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण यूनिट है। लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एंड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। आगे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में एक नए सीमेंट संयंत्र का उद्घाटन किया था? निगो हासनपुर विलेज में ये नया सीमेंट यूनिट श्री सीमेंट कंपनी का इनॉग्रेट किया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, एटा में। डी सही है, डी। आगे है कि मतलब डिसीजन जो लिया गया अगस्त में, इसमें कहा गया है कि जैसे विमेन को स्टाम्प ड्यूटी में एग्जाम्पशन मिलता है वैसे एक्स सर्विसमैन और दिव्यांगजन को भी मिलेगा। ये सही है। और उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा है कि स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी पर जो स्मॉल और मीडियम क्लास की लीज होती है उस पर 5 साल के पीरियड के लिए ये एग्जाम्पशन दिया जाए। तो ये रॉन्ग है क्योंकि फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि 10 साल के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो स्मॉल और मीडियम क्लास के जो पट्टे होते हैं उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है उसको मतलब 10 साल तक के जो स्मॉल और मीडियम क्लास के पट्टे होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फी और स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी जाए।
तो 5 साल के लिए नहीं 10 साल के लिए कहा था उन्होंने। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ओनली वन, ओनली वन, केवल एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किसान महोत्सव में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त मतलब ये जारी करने वाले थे, और की इन्होंने 20वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि कहाँ से जारी की गई थी? इनके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से, बी वाराणसी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स लाए गए थे इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से 16,000 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ये इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जो एमओयू मतलब हुए थे उनमें से 16,000 इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा एमओयू जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो किस क्षेत्र के हैं? मैन्युफैक्चरिंग के सबसे ज़्यादा हैं, फिर सर्विस के, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के। दोनों कथन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। 8,000 इम्प्लीमेंटेशन में है, 8,000 कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं प्रोजेक्ट्स। आगे 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में देश के प्रथम टेम्पर्ड ग्लास निर्माण कारखाने का उद्घाटन किया है? तो टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है ये कहाँ पे लगाई गई है? नोएडा में। तो ये भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री, मतलब अभी तक जो भी टेम्पर्ड ग्लास लग रहा था आपके मोबाइल में सब चाइना का था। नोएडा में पहली फैक्ट्री खोली गई। अश्विनी वैष्णव जी ने इनॉग्रेट किया। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड द्वारा ये फैक्ट्री खोली गई है टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नोएडा में। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, आप इसका रिवीजन करिएगा। जय हिंद दोस्तों।